जो सफल होने वाले बच्चे हैं और जो असफल होने वाले बच्चे हैं, उनमें फ़र्क कहाँ आता है? आखिर ऐसी क्या ख़ास बात होती है उन बच्चों में जो सफल बहुत जल्दी हो जाते हैं? तो 2-3 चीज़ें आपको सिर्फ़ करनी होती हैं। एक सबसे पहला तो नियम बनाइए अपने लाइफ़ में कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जब तैयारी शुरू करता है तो बहुत उत्साह होता है और ऐसा पढ़ेगा कि लगेगा इस बार फोड़ना है बिल्कुल। लेकिन 4 ही महीने में उसकी बैटरी डाउन होने लगती है, फिर वो थकने लगता है, उसके पढ़ने का रिदम टूटता है, डिसिप्लिन बिगड़ जाता है। ये सब चीज़ें आप अपने आप को बचाइए। आप जब एक बार तैयारी शुरू करिए तो माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें पूरे साल भर ऐसे ही इसी पेस में काम करना। साल भर के बाद जब आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तब जाकर के आप रिजल्ट की तरफ होते हैं। इसीलिए एक समझदार एस्पिरेंट वो है जो एग्जाम आने के पहले अपने आप को तैयार करता है। जैसे मान लीजिए आज मुझसे कोई पूछे कि सर मैं अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, अपीयरिंग में हूँ, मुझे 2024 में एग्जाम देना। तो 2024 में जिन्हें परीक्षा देनी उनकी तैयारी अब शुरू हो जानी चाहिए। अगर वो 2024 के आने का वेट करेंगे कि 23 के बाद हम देंगे तो उनकी तैयारी उतनी ढंग से नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा। आप कभी अपने पूरे कंटेंट को सिलेबस बनाकर देखिए तो आपका पूरा सिलेबस मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और सारे सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर मैथ रीजनिंग इस बार इजी आ गई है तो क्या आप मानते हैं अगले बार भी इजी ही आएगी? ये जरूरी नहीं। और हो सकता है उनका एक अप्रोच ये हो कि भाई पहला साल है मेंस का तो कहीं पे बच्चों को हल्का रखें, कहीं टफ कर दें। तो मेरे यहाँ जो पढ़े हुए बच्चे थे उन्होंने यही एक बात बताया कि सर आप एक ही टॉपिक पे जो कंसेप्ट डिस्कस करते हो ना उसका बहुत फायदा मिला। फायदा ये मिला कि जो टॉपिक हम नहीं भी पढ़ के गए हैं, वो जो कंसेप्ट सीखते हैं वो वहां पर अप्लाइड होता है, उससे हम गेस करने की स्थिति में अपने आप को मजबूत पाते हैं। खासकर जो 7-8, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने तो पिछली क्लास में भी ये बात दावा किया था कि आपके 25 सवाल में से लिख कर दे रहा हूं, 10-12 सवाल बहुत बेसिक आएंगे और जो सही एस्पिरेंट होगा वो 10-12 वो सही करेगा ही करेगा। लड़ाई शुरू होती है उसके आगे के प्रश्नों पर। वहीं पे जहां आप लीड कर जाते हैं आप आगे निकल जाते हैं और वो पीछे रह जाते हैं। तो क्राउड में से करीब करीब मैं कह दूं आपसे 70% बच्चे ऐसे हैं जो रियल में फाइटर है ही नहीं। वो तो पहले ही सरेंडर है, उनके वो 12 बेसिक भी ठीक नहीं हो पाते हैं। उनका बेसिक भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि उनकी पढ़ाई का अप्रोच ही बहुत गड़बड़ है। उनको पढ़ाया ही कुछ ऐसा गया है कि वो बेसिक ही सही कर ले, खुश होते हैं कि चलो हमारा इतना ही हुआ। लेकिन मैं मानता हूं एक सही तैयारी करने वाला छात्र यह है कि वो बेसिक में एक भी गलती करके नहीं आए। और मैं दावे से कहता हूं आप केवल यहाँ की क्लासेस मेरे साथ 7-8 महीने ठीक से करते हैं तो आपका बेसिक एक सिंगल क्वेश्चन नहीं गड़बड़ होगा। लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ बेसिस तक रुकने की नहीं है, आप थोड़ा अप्रोच बनाइए। जो नोट्स बनाते हैं, जो आपको यहाँ से बुकलेट दी जाती है, स्लाइड दी जाती है, सब पढ़ेंगे तब जा करके आप अगले जो 12 सवाल हैं उसमें 6-7 और सही कर पाएंगे। और यकीन मानिए 17-18 आपने जीएस में कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन जीएस की वजह से नहीं रुकेगा। यही अप्रोच लेकर के आप पढ़िए। एक बार ढंग से पढ़ लीजिए कोई भी सब्जेक्ट। जैसे अभी मैं पॉलिटी की बात करूं, ज्योग्राफी की बात करूं, हिस्ट्री की बात करूं, मैं हमेशा कहीं ना कहीं कंसेप्ट से ही पढ़ाना पसंद करता हूं, क्योंकि फैक्ट तो अगर देखा जाए वो आपको लिखा लिखा है मैं भी दे सकता हूँ। वो लिखवाता सिर्फ इसलिए वो नोट्स बनवाता हूँ कि बेसिक सारे यहीं लिख के तैयार हो जाए। आपको भी लगता होगा ये टॉपिक अगर नोट्स बना लिया, क्लास में ही बना लिया तो बेसिक कम से कम क्लियर हो गया। और जो आप कहानी सुनते हैं वो आपका एक कंसेप्ट बना देता है कि आप रिलेट करके बहुत सारे प्रश्नों को हल कर पाए। तैयारी का मैंने कुछ अप्रोच बनाया है। जैसे सैटरडे को क्यों टेस्ट रखा? कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट। एक्सपेरिमेंट पहले कर रहा था, करते करते इस डिसीजन पे पहुंचा कि आपका सैटरडे हर बार कंप्लीट टेस्ट होगा। अभी एक नया एक्सपेरिमेंट फिर शुरू करने जा रहा हूं होली के बाद। वो एक्सपेरिमेंट ये होगा कि जैसे आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, मान लीजिए मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 5 चैप्टर खत्म कर दिए, तो अचानक एक दिन आपका एक रैंडम टेस्ट होगा जिससे पता चले कि उन 5 चैप्टर्स के बेसिक सवाल आप कैसा कर पा रहे हो। ये यूनिट टेस्ट के नाम से रहेगा। वो शुरुआत में ही क्लास के 15 मिनट आपका लेंगे, उसी में टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, वहीं पे तुरंत कॉपी भी चेक हो जाएगी। तो ये सब अप्रोच एक्सपेरिमेंटल में आगे भी रहने वाला हूँ, क्योंकि मैंने एक ही बात कही, मैंने ये संस्था सिर्फ इसलिए नहीं बनाई थी कि मैं यहाँ पर बच्चों का एडमिशन लूँ, कोर्स पूरा करूँ और वो जाएं। मैं चाहता हूँ यहाँ से पढ़कर निकलने वाला लड़का जीएस में इतना कॉन्फिडेंट हो जाए कि वो कहे सर अब यूपीएससी की तैयारी करने का मन कर रहा है। ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का अनुभव ये रहा
मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आए जो आज नौकरी में है, कभी आप उनसे मिलकर बात करिएगा कि उनके अंदर जीएस को लेकर क्या कॉन्फिडेंस आया। और मुझे बहुत एप्रिसिएशन वर्ड हर जगह मिलते हैं। आज की डेट में यूट्यूब पर जिस तरह से रिकॉग्निशन मुझे मिल गया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि यूट्यूब इतना तेजी से रिकॉग्निशन देगा, सिर्फ कंटेंट के कारण। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं लॉगरिथमिक होता है कि जिनके कंटेंट बहुत अच्छे होते हैं, यूट्यूब उनका खुद प्रमोशन भी स्टार्ट करता है। तो एक अचीवमेंट ये भी मिली कि वाईटी से भी पैसा आना शुरू हो गया, जबकि मैंने पैसे के लिए वो काम भी नहीं किया था। तो उसकी वजह ये रही है कि कंटेंट में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता। आज भी वाईटी की दुनिया में लोग पढ़ाते कैसे हैं, आप खुद जाकर देखिएगा। उसकी वजह क्या होती है कि उनके पास खुद का कॉन्सेप्ट नहीं। जीएस के एक बड़े टीचर हैं और मुझे ताजुब हुआ, लेडी टीचर हैं, वो पढ़ा रही हैं और उनको ये फर्क नहीं पता है कि टर्किश कौन है और अरबिक कौन है। दोनों आक्रमण को एक ही पढ़ा रही हैं और उनको मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी का फर्क ही नहीं पता, दो अलग शख्सियत है। वो मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी को एक मानकर पढ़ा रहे हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग भी टीचर हैं। कारण क्या है कि तथ्यों की जानकारी दे रहे हैं, तथ्यों से एंटरटेन कर रहे हैं। महत्वपूर्ण होता है कि बच्चों को तथ्य से ज्यादा कॉन्सेप्ट बताइए। मैंने इतिहास पढ़ाना आपको शुरू किया, मेरा पूरा पहला 2 दिन का लेक्चर केवल आपको ये सिखाने में गया कि इतिहास हम पढ़ क्या रहे हैं, इतिहास में क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। और मैं इसीलिए जब भी पढ़ाना शुरू करता हूं, ये नजरिया नहीं होता कि हाँ बस चैप्टर फिनिश हो जाए। मैं चाहता हूं आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि रियल में आप पढ़ने लायक बन जाएं। ईमानदारी से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बात मानिए बच्चों, यहां सिर्फ लायक बनेंगे, पढ़ना आपको होगा। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि यहां से पढ़कर हो जाएगा, नहीं होगा। दुनिया में कोई कोचिंग ऐसी नहीं बनी, कोई ऐसा टीचर नहीं बना जो आपका सिलेक्शन कराता। लेकिन हाँ, एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो आप में एक कैपेबिलिटी ला देता है कि आप यहाँ पर अब पढ़ करके एग्जाम क्रैक कर देंगे। और ये चीजें मैंने यहाँ से नहीं सीखी, मैंने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए और कुछ चीजें अच्छा भी सीखने को मिला अच्छे लोगों के बीच में। जैसे खिलाड़ी के मामले में आप देखें तो दुनिया में कुछ महान खिलाड़ी हुए कई क्षेत्रों में अभी भी, लेकिन उनके साथ सबसे खास बात क्या रही, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे साइना नेहवाल हो, चाहे कोई भी आप नाम ले लीजिए, यहाँ पर आप पाएंगे कि वो सब बहुत अनुशासित रहते हैं। जो डिसिप्लिन में रहा वो खिलाड़ी महान बना। और दूसरा, कोच उनको जो गाइड करता है उस पर वो उससे ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। आचरेकर साहब ने खुद एक किताब लिखी सचिन तेंदुलकर पर, और वो कहते हैं इस लड़के का डेडिकेशन देखकर मुझे ताजुब होता था कि सुबह बारिश हो रही, मैं सोचा आज मेरे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे और इसलिए मैं फील्ड पे जाने से कतराता था, लेकिन फिर मैं अपना स्कूटर उठाया और फील्ड तक निकल गया। मैं देखा वहां पर एक इकलौता लड़का बल्ला लिए नेट पर खड़ा है, वेट कर रहा है मेरा, और वो थे सचिन तेंदुलकर। इसीलिए तो सचिन महान बने, क्योंकि उनके अंदर अनुशासन था। उनको पता था मेरे कोच आएंगे, मुझे उनसे पहले वहां पर नेट पे पहुंच जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी खिलाड़ियों से अलग हो गए, नहीं हो गए। तो यही चीज आप देखेंगे, जितने बड़े खिलाड़ी हुए हैं वो अपने कोच के बताए निर्देशों पर खुद काम करते रहे। वो ये वेट कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ये कह रहे हो सर पहले आप खेल कर दिखाइए। आचरेकर साहब, आपको मजे की बात बताऊं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट कभी खेले ही नहीं, लेकिन कोच किसके बने, सचिन तेंदुलकर के। तो कोच आपका क्या करता है वो मैटर नहीं करता, कोच ने आपको जो डायरेक्शन दिया उस पर आप क्या करते उससे सिलेक्शन होगा। लेकिन यहां दिक्कत क्या है, मुखर्जी नगर में बच्चा सोचता है कोचिंग तैयारी है, कोचिंग तैयारी नहीं है। कोचिंग आपको तैयारी लायक बनाती है, आप में एक क्षमताएं आती हैं कि आप काम करके रिजल्ट तक पहुंचो। लेकिन जब तक आप आगे काम नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। चलिए हम लोग टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोतों पर बात कर रहे थे और अब तक हमने पुरातात्विक स्रोतों में यह पढ़ा कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शंस हमें इतिहास कैसे बताते हैं, क्वाइंस हमें इतिहास कैसे बताते हैं, मोन्यूमेंट्स क्या है। इस पर कुछ बेसिक बातें आपने कल की क्लास में सीखी। आज हम लोग बात करेंगे चित्रकलाओं की। चित्रकलाएं भी हमें कहीं ना कहीं इतिहास में बहुत मदद देती हैं, सीखने में मददगार होती हैं। तो चित्रकलाएं कैसे यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में उस पर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, उसी पर एक नोट्स बनाएं। तो हेडिंग लिखिएगा चित्रकलाएं। देखिए, इस पर सबसे बेसिक और पहला सवाल
शायद आप जानते भी हों कि चित्रकला की शुरुआत कहाँ से हुई। दरअसल चित्रकला तो आप समझ ही रहे, कला का एक ऐसा रूप जिसमें चित्रों के माध्यम से कोई विषय प्रदर्शित किया जाए। एक पेंटिंग का उद्देश्य क्या होता है? कोई थीम ली गई और उसको पेंट करके ये बताया गया कि इसकी थीम ये है। चित्र के माध्यम से कुछ प्रदर्शित करना। तो प्राचीन भारत में सबसे पहली चित्रकला, उसका प्रमाण कहाँ से मिला, वो किस समय की है, इस पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मनुष्य ने सभ्यता को जानने से पहले ही चित्रों को जान लिया था, यानी चित्र बनाने की कला सीख ली थी। तो जो प्राचीन भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला है वो प्राग ऐतिहासिक काल की है, यानी प्री हिस्टोरिक एज। प्री हिस्टोरिक एज की जो पेंटिंग है, यहीं से इंडिया में पेंटिंग्स का इतिहास स्टार्ट होता। और प्री हिस्टोरिक एज में आप लोग पढ़ने वाले आगे कि इसके भी अलग अलग चरण आए। जैसे आप पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज। तो अब आप सोचिए कि इंसान पुरापाषाण काल के युग में है, आज के 2.5 लाख साल पहले की बात, लेकिन वो चित्रकारी करना जान गया था। इस समय से चित्रकारी या पेंटिंग की शुरुआत हो चुकी थी। अच्छा, अगर ये बात आज कही जा रही तो इसका कोई ना कोई एविडेंस मिला होगा, तब तो कहा जा रहा है। तो प्राग ऐतिहासिक काल या पुरापाषाण काल के कुछ चित्र मिले हैं। और ये चित्र कहाँ से मिले हैं? तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में भोपाल से 40 किलोमीटर आगे एक जगह है, उसका नाम है भीमबेटका। भीमबेटका में जो केव्स मिली हैं, जो गुफाएं मिली हैं, इन गुफाओं के अंदर ये चित्र पाए गए हैं। हालांकि ये पेंटिंग्स आज जैसी बहुत एडवांस नहीं है। अगर आप इन चित्रों को देखें, मैं आज एनसीईआरटी का वो पेज लगाना भूल गया, नहीं आपको इमेज भी दिखा देता, लेकिन कल हर हाल में क्लास में मैं आपको वो इमेज दिखाऊंगा भी कि किस तरह से उसमें यहाँ पर चित्र बने हुए, किस तरह से उसकी पेंटिंग्स को यहाँ पर डिजाइन किया गया। तो यहाँ आप पाएंगे कि ये लोग रेखा चित्रों के माध्यम से, रेखा चित्र आप समझते हो, स्केच ड्रा किया जाता है और उसमें स्केच के माध्यम से दिखाना चाहते हैं लोग शिकार करते थे, शिकार करते हुए चित्र बनाए गए। तो भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्र मिले, ये दिखाते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में भारत में चित्रकला की शुरुआत हो चुकी थी। तो पहला पॉइंट नोट्स में इसी को लिखिएगा। लिखिए द पेंटिंग्स are also an important archaeological sources are also an important archaeological source are also an important archaeological sources helpful helpful to know about ancient Indian culture, helpful to know about ancient Indian culture. The most ancient evidence are paintings. The most ancient evidence are paintings. The most ancient evidence are paintings have been found from caves of Bhimbetka, have been found from caves of Bhimbetka near Bhopal in Madhya Pradesh. Near Bhopal in Madhya Pradesh. Near Bhopal in Madhya Pradesh. These paintings belong to prehistoric age. These painting belongs to prehistoric age.
and it shows and it shows the hunting and food gathering culture of that period. The hunting and food gathering culture of early human beings. Hunting and food gathering culture of early human beings. UNESCO has declared these paintings. UNESCO has declared these paintings. UNESCO has declared these paintings as the World Heritage. As the World Heritage. As the World Heritage. चित्रकला भी चित्रकला भी प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को जानने के चित्रकला भी प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को जानने के प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति को जानने के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत माने जाते हैं। प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन प्राचीन भारत में सबसे पुरानी चित्रकला प्राचीन भारत में सबसे पुरानी चित्रकला सबसे पुरानी चित्रकला का नमूना सबसे पुरानी चित्रकला का नमूना मध्य प्रदेश में भोपाल के पास मध्य प्रदेश में भोपाल के पास मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं से मिली हैं। भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। ये चित्र प्राग ऐतिहासिक काल ये चित्र प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। ये चित्र प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। और इसमें आरंभिक मानवों के और इसमें आरंभिक मानवों के आखेटक और खाद्य संग्रहण जीवन को चित्रित किया गया है। आरंभिक मानवों के आखेटक यानी हंटिंग, आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, आखेटक और खाद्य संग्रहण मतलब फूड गैदरिंग, भोजन को इकट्ठा करना, खाद्य संग्रहण के जीवन के विषय को चित्रित किया गया है। आरंभिक मानवों के आखेटक और खाद्य संग्रहण के जीवन के विषयों को चित्रित किया गया है। के जीवन के विषयों को चित्रित किया गया है। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। यूनेस्को आप समझते हैं ना? यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। देखिए, जीएस का दायरा इतना व्यापक है कि अगर आप इस संस्था से जुड़े हैं तो मैं बच्चों के रिजल्ट को लेकर एक कंसर्न रखता हूं। मैं चाहता हूं मुझसे पढ़ने वाला हर बच्चा पास हो,
क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ पास हुए बच्चों को तो मैं भूल जाता हूँ, फेल हुए बच्चों को ज़रूर याद रखता हूँ। दुनिया दूसरे तरीके से चलती है, मेरे अपने कुछ अलग सिद्धांत। मैं ये सोचता हूँ जो सफल हो गया वो तो अपने जीवन में आगे जाए, बहुत कुछ अच्छा करेगा ही। जो बच्चे बेचारे असफल हो गए उनको कोई नहीं पूछता। समाज भी कई बार तिरस्कार करने लगता है और मैंने खुद भी देखा। पहली बार लोअर सबऑर्डिनेट अटेम्प्ट मैंने दिया, मुझे नौकरी मिल गई, 2 साल मैंने नौकरी भी की, शायद एक बार मैंने चर्चा की थी। तो पूरे मोहल्ले के लोग, मेरे ही मोहल्ले में, वो कहते थे कि शुक्ला जी का बड़ा बेटा था ही ऐसा, उसके अंदर टैलेंट था, वो शुरू से दिखता था कुछ बड़ा करेगा। फिर मैंने रिजाइन कर दिया क्योंकि मैंने अपने फादर से बात की कि आईएएस बनने के लिए मुझे ये कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस की तैयारी के लिए आप नौकरी करके तैयारी नहीं कर सकते, बहुत डिवोशन की जरूरत होती है। और मेरी पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। ऐसा विभाग मिला था, चकबंदी विभाग था, जिसमें बहुत तनाव भी रहता था, नेतागिरी बहुत ज्यादा थी। कई बार ग्राम प्रधान भी आके कुछ बोल जा रहा है, बीडीओ साहब से शिकायत करो, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो फिर मुझे लगे यार कि ये सुनकर तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। फिर मुझे लगा नौकरी करनी है तो आईएएस, क्योंकि बीडीओ से कहो चाहे सीडीओ साहब से मिल लो, सीडीओ साहब फैजाबाद बैठते थे, सीडीओ साहब के पास जाओ, वो कहते थे डीएम साहब के यहाँ कलेक्ट्रेट पर आ जाना, वहीं पे मीटिंग में बात हो जाएगी। तो कोई सुनवाई भी नहीं होती थी, क्योंकि ऊपर के अधिकारी तो नीचे मातहत के तहत सारा काम देखते हैं। नेतागिरी में कौन पड़े, यहाँ पर नेताओं का तरह तरह का दबाव। मैंने नौकरी छोड़ी, सोचा कि अब नौकरी करनी है तो आईएएस ही करनी, फाइनली नहीं हुआ। छोटे भाई की इस बीच नौकरी लग गई, वो सरकारी विभाग में एफसीआई में हो गए। तो उस समय पहले उसकी बड़ी कंप्लेंट होती थी, मोहल्ले में मारपीट करना, झगड़े करना, स्कूल में कोई पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं। मेरा बड़ा सम्मान था, उसका थोड़ा नेचर अलग था, लेकिन उसकी नौकरी हो गई, सिविल सर्विस में हुआ नहीं। तो कहते कुछ भी हो लेकिन टैलेंट छोटे वाले में था, ये समाज कहने लगा। मैं जाकर महसूस करने लगा, तो मैंने समाज को परिभाषाएं गढ़ते हुए देखा। आप सफल हो तो उसकी परिभाषा अलग है, असफल हो तो उसकी परिभाषा अलग है। और इसीलिए जीवन में एक चीज आया कि अगर कोई बच्चा मुझसे मार्गदर्शन के लिए आया, तो उसे कम से कम सफल होने के लिए जो गुर सीखने होते हैं वो बता सकूं कि वो करे क्या, कैसे सफल हो सकता है। सफल होने वाले लोग कुछ अलग नहीं करते। जब हम असफल होते हैं तो वो भी हमें एक सीख देता है, कहाँ गलतियां हुई। आज अनुभव है तो बहुत कुछ समझ में आता है। जैसे मैंने मेंस का एक निबंध लिखा था, मैंने शायद बताया भी था, मैंने लिखा एक पन्ना, लेकिन फिर मुझे लगा ये टॉपिक गड़बड़ हो रहा है, मैंने काट दिया। और वो बहुत सरल सा निबंध था, मीडिया पर एक निबंध था, मैंने लिखा इसलिए काट दिया, मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि अगर थोड़ा टॉपिक से हटकर लिखा जाए तो ज्यादा नंबर आते हैं मेंस में। तो मैंने एक ऐसा टॉपिक लिखा था जिसकी समझ बहुत अच्छी उस समय नहीं थी, लेकिन बाद में समझ में आ गया। बड़ा अच्छा कोटेशन आया था, लिखा था यदि बुढ़ापा सक्षम होता, और कामा था उसमें आगे लिखा था यदि यौवन जानता। इसी पे मैंने निबंध लिखा। तो देखिए कोटेशन क्या, यदि बुढ़ापा सक्षम होता, यानी इंसान जब वृद्ध हो जाता, बूढ़ा हो जाता है, तो उसे जीवन के इतने अनुभव प्राप्त हो जाते हैं कि वो सिकंदर बन जाए। लेकिन दिक्कत कहाँ आती, सक्षम नहीं रह गया, शरीर नहीं साथ देता, सक्षमता खत्म हो गई। और फिर आगे कामा लगाकर लिखा हुआ यदि यौवन जानता, यानी जब यौवन होता, युवा अवस्था होती, तो सिकंदर बनने का समय होता है, लेकिन तब उसके पास अनुभव नहीं होता। और ये लिखना इस चीज पर नहीं था, लिखना ये था भारतीय समाज हमेशा क्यों विश्व गुरु कहलाया, क्योंकि वृद्ध और युवा मिल करके आगे चलते थे। और यही जो ब्रेक समाज में आया है, यही दिक्कत हो गई। आज की युवा पीढ़ी वो अपने घर में दादाजी परदादाजी या जो भी सीनियर लोग हैं उनको इग्नोर करती है, अरे ये क्या जाने, 21वीं शताब्दी का जमाना है, मोबाइल कंप्यूटर कभी चलाया नहीं। लेकिन उनके अनुभव हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वही चीज उस पर लिखना था, और टॉपिक थोड़ा गड़बड़ा गया। और नहीं तो पता चला 2008 में मेरे निबंध में 147 नंबर थे, उस साल मेरे केवल 96 नंबर ही आए। तो ये सब चीजें एक्सीडेंटल जो गलतियां होती हैं जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो यही चीज आज भी कहता हूं कि तैयारी में आपको क्या करना होता है, क्लास में पढ़ते हैं, टेस्ट होता है वो भी तैयारी का एक हिस्सा है, उससे भी सीखते हैं। वाईटी पर कुछ सेशन भी बीच बीच में आते हैं, उससे भी सीखते हैं। ज्ञान जहां से भी मिले, आप ज्यादा से ज्यादा उसमें एंगेज होइए। लेकिन ये जरूरी बहुत है कि आप यहाँ पर फिल्टर ज्ञान लीजिए, ऐसा ना हो। आज वाईटी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि आप बैठते हैं देखने के लिए, कंटेंट मिलता है 20 मिनट का और टाइम जाता है 1 घंटे का। समय की बहुत ज्यादा कीमत है। कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए और तब क्वांटिटेटिव होना चाहिए, नहीं तो वही चलेगा कि एक दिन में ही पूरी लक्ष्मीकांत खल्लास,
ऐसा ऐसा पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर उस पे थंबनेल लिखा रहेगा लक्ष्मीकांत एक दिन में खल्लास, या फिर लिखा रहेगा पूरी एनसीईआरटी एक दिन में खल्लास। क्या ये संभव है? फिजिबल तरीके से पढ़ाई करिए, तब आपको परिणाम मिलेगा। तो मैंने यूनेस्को की जो बात पूछी थी आपसे, आप सबको याद होगा टेस्ट में इस पे सवाल भी मैंने दिया, और मैं फिर कह रहा हूं पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, लेकिन स्टैटिक जीके के भी सवाल इससे कहीं ना कहीं रिलेट करें। तो ये तो चित्रकला की बात हो गई, ये भी पहली चित्रकला का नमूना। अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राचीन भारत में सबसे शानदार चित्रकला किस समय की है और वो कहां से मिली है? तो महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद, औरंगाबाद में एक जगह पड़ती है उसका नाम है अजंता, और अजंता की कई गुफाएं मिली थी जिसके अंदर बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए। और जब उस पर रिसर्च हुआ तो यह पता चला कि ये चित्रकलाएं गुप्त काल में बनाई गई। गुप्ता पीरियड में कई और राजवंश थे जिन्होंने इनमें भूमिका निभाई थी, लेकिन गुप्त काल की इस चित्रकला को आज तक के प्राचीन भारत की सबसे शानदार चित्रकला माना गया है। तो इस पर भी सवाल आ सकता है, पैरा चेंज करके उसे लिखिएगा। लिखिए द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेंटिंग्स the most significant paintings of ancient India, significant painting of ancient India have been found from the caves of Ajanta, have been found from caves of Ajanta, caves from Ajanta in Aurangabad district of Maharashtra. In Aurangabad district of Maharashtra. These paintings have been discovered by these paintings have been discovered by Sir James Alexander, have been discovered by Sir James Alexander, Sir James Alexander in 1819. In 1819, the caves of Ajanta, the caves of Ajanta have been constructed, have been constructed during the period between, during the period between 2nd century BC to 2nd century BC to 2nd century BC to 7th century AD. 7th century AD, but most of the painting, but most of these paintings, but most of these paintings have been constructed, have been constructed during Gupta age. Constructed during Gupta age. During Gupta age. These paintings are based on, these paintings are based on, are based on, are based on biography of Mahatma Buddha, biography of Mahatma Buddha, Mahatma Buddha, and describe pre-birth stories of Mahatma Buddha, and describe pre-birth stories of Mahatma Buddha, describe pre-birth stories of Mahatma Buddha called Jatak stories, called Jatak stories, Jatak stories. Some of these paintings,
Some of these paintings belong to Hindu religion also. Belong to Hindu religion also. Belong to Hindu religion also. प्राचीन भारत की चित्रकलाओं में प्राचीन भारत की चित्रकलाओं में प्राचीन भारत की चित्रकलाओं में सबसे शानदार प्राचीन भारत की चित्रकलाओं में सबसे शानदार चित्र प्राचीन भारत की चित्रकलाओं में सबसे शानदार चित्र अजंता की गुफाओं में मिले हैं। अजंता की गुफाओं में मिले हैं। अजंता की गुफाओं में मिले हैं। अजंता के ये चित्र अजंता के ये चित्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से प्राप्त हुए हैं। औरंगाबाद जिले से प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं। अजंता की खोज अजंता की खोज 1819 ईस्वी में अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। अलेक्जेंडर ने की थी। इन चित्रों का निर्माण इन चित्रों का निर्माण या गुफाओं का निर्माण इन चित्रों का या गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया। 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया। लेकिन इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र गुप्तकालीन है। इनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र गुप्तकालीन है। सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन है। इन चित्रों के विषय इन चित्रों के विषय इन चित्रों के विषय महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं पर आधारित है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं पर आधारित हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं पर आधारित हैं, जिन्हें जातक कथाएं कहा गया। जिन्हें जातक कथाएं कहा गया। जातक कथाएं कहा गया। जातक कथाएं कहा गया। इनमें से कुछ चित्र इनमें से कुछ चित्र इनमें से कुछ चित्र हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं।
हिंदू धर्म से भी संबंधित हैं। संबंधित हैं। यहाँ नोट में एक पॉइंट लिखिएगा। नोट में लिखिएगा, मिलाकर लिखिएगा, ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूं। देखिए, ग्वालियर के पास ग्वालियर के पास बाघ नामक स्थान से, बाघ नेम प्लेस से, बाघ नामक स्थान से कुछ केप पेंटिंग्स मिली हैं। बाघ नेम्ड प्लेस से कुछ केप पेंटिंग्स मिली हैं। कुछ गुफा चित्र मिले हैं। कुछ गुफा चित्र मिले हैं जिनकी खोज 1818 में, जिनकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। डेंजर फील्ड ने की थी। डेंजर फील्ड ने की थी। इसमें मनुष्य के साधारण जीवन के चित्र मिलते हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग्स की कॉमन लाइफ के पेंटिंग्स मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के कॉमन लाइफ या डेली लाइफ के पेंटिंग्स मिलते हैं। साधारण जीवन के चित्र मिलते हैं। साधारण जीवन के चित्र मिलते हैं। जिसमें म्यूजिक और डांस को भी, जिसमें संगीत और नृत्य को भी प्रदर्शित किया गया। म्यूजिक और डांस को भी पेंट किया गया है। म्यूजिक और डांस को भी पेंट किया गया है। संगीत और नृत्य को भी चित्रित किया गया है। संगीत और नृत्य को भी चित्रित किया गया है। चित्रित किया गया है। ये अजंता से भी पुरानी पेंटिंग्स मानी जाती हैं। ये अजंता से भी पुरानी पेंटिंग्स, अजंता से भी ओल्ड पेंटिंग्स मानी जाती हैं। अजंता से भी पुरानी पेंटिंग मानी जाती हैं। तो ये था आपका पुरातात्विक स्रोत। अब आते हैं इसके बाद साहित्यिक स्रोतों पर बात करते हैं।
आगे बढ़े। देखिए, तो जब हम लिटरेचर की बात करते हैं, साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, तो उसमें दो कैटेगरी आपको बताई थी, कौन कौन सी? देसी और विदेशी। देसी में भी आप देखेंगे कि धर्म और धर्म से इतर विषयों की चर्चा, तो जिसमें धर्म से इतर विषय हैं यानी एक्स्ट्रा रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर है, उनको कहा जाता है सेकुलर टेक्स्ट यानी लौकिक ग्रंथ। सेकुलर का मतलब ही होता है जिसमें धर्म से अलग बातें हों। तो यहाँ पर धार्मिक और लौकिक दो प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी प्राचीन भारत में आपको हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ मिलेंगे। अब इसमें हिंदू धर्म ग्रंथों की अगर बात की जाए हाँ, तो हिंदू धर्म ग्रंथों की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आप क्या देखेंगे कि एक तो इसमें है वैदिक ग्रंथ, वैदिक टेक्स्ट, और एक को कहा जाता है वैदिकोत्तर ग्रंथ या वैदिकोत्तर साहित्य। नॉन वैदिक लिटरेचर। अब इसमें जब हम वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं, तो अब यहीं से आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है। हम आ गए फाइनली वैदिक ग्रंथ पर या वैदिक टेक्स्ट। सबसे पहले, हाँ,
अब आप यहाँ पर ये गौर करिए कि जब हम वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं तो इसमें क्या पाते हैं कि इसमें वेद भी शामिल हैं, वेदास, इसमें वेदों पर लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ भी शामिल हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट भी शामिल हैं इसमें। फिर इसके बाद इसमें आरण्यक भी शामिल है। फिर इसके बाद इसमें उपनिषद भी शामिल। तो अगर आपकी परीक्षा में ये सवाल आया कि वैदिक ग्रंथ या वैदिक साहित्य के कुल कितने भाग हैं, तो क्या आंसर लगाएंगे? 4 भाग, इसके 4 पार्ट। तो कौन कौन से पार्ट हैं? तो एक है वेद, एक है ब्राह्मण, एक है आरण्यक और एक है उपनिषद। तो ये 4 भाग हैं जो वैदिक ग्रंथ कहलाते हैं। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इन्हें वैदिक ग्रंथ क्यों कहा गया, वैदिक टेक्स्ट क्यों कहा गया? तो इसमें आप देखेंगे एक शब्द है वेद, जिससे ये निकला। वेद शब्द की लिटरल मीनिंग होती है नॉलेज यानी ज्ञान। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसकी लिटरल मीनिंग होती है ज्ञान, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है और संस्कृत के जिस रूट वर्ड से इसे लिया गया वो वर्ड है विद। रूट वर्ड का मतलब होता है कोई वर्ड जहां से डिराइव हुआ हो। तो संस्कृत के रूट वर्ड विद से ये डिराइव हुआ और ये बना वेद। आज भी आप देखिए, जब किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान हो तो उसे बोलते हैं बड़ा विद्वान व्यक्ति है। तो विद्वान शब्द यहीं से बना। तो विद शब्द का मतलब होता है ज्ञान, और यहां पर चूंकि इसमें कुछ ज्ञान समाया हुआ है इसीलिए इसको वेद कहा गया। तो वेद में ज्ञान है, लेकिन किस तरह का ज्ञान दिया गया, अब ये प्रश्न खड़ा होता है। तो आप पाएंगे कि वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया। आध्यात्मिक ज्ञान यानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज। तो वेदों में आध्यात्मिक ज्ञान निहित है, स्पिरिचुअल नॉलेज दिया गया। दरअसल स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब ये होता है कि इसका संबंध कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन से परे रहस्यों से होता। हर एक मनुष्य के जीवन में कुछ रहस्य हैं, सबके जीवन के रहस्य हैं। आपकी पर्सनल मिस्ट्री की बात नहीं कर रहा, आपका पर्सनल मिस्ट्री कुछ है वो अलग है, मैं एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचिएगा हाँ किसी की कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, मैं ये उस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हर एक इंसान एक दिन जीवन में सोचता है कि मरने के बाद क्या पुनर्जन्म होता है। आपके भी मन में कभी ना कभी ख्याल आता होगा कि यार पाप पुण्य कुछ है भी कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, पुनर्जन्म है कि नहीं है। क्योंकि कई बार मन विचलित होता है, बड़े बड़े पापी बड़े सुख में दिखाई देने लगते हैं, तो लगता है ये सब केवल बस कपोल कल्पनाएं हैं। तो उसका जवाब यहाँ पर इस ज्ञान में दिया गया। तो इसमें आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मा पर बात है, ब्रह्म पर बात है, जगत पर बात है, मोक्ष पर बात है, पुनर्जन्म पर बात है। सभी को मिलाकर ओवरऑल ये धर्म कर्म से जुड़ा हुआ विषय है। यानी ये आध्यात्मिक ज्ञान धर्म के क्षेत्र से जुड़ा है, रिलीजन के फील्ड से ये जुड़ा है। और यही कारण है कि आप वैदिक टेक्स्ट के बारे में जो पढ़ रहे हैं इसको आप क्या कह रहे हैं, ये क्या है, धर्म ग्रंथ। किस धर्म से संबंधित है? हिंदुओं के धर्म से।
तो ये हिंदुओं के धर्म के ग्रंथ हैं, इनको वैदिक ग्रंथ कहा गया क्योंकि इसमें आध्यात्मिक ज्ञान या धर्म के विषय दिए गए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो ज्ञान दिया गया है इसको एक नाम देते हैं, यानी इसीलिए वेदों को कहते हैं नित्य और अपौरुषेय। क्यों ये नाम दिया गया ये भी बताता हूं। वेदों को, वैदिक ग्रंथों को। तो वैदिक टेक्स्ट आर आल्सो कॉल्ड नित्य एंड अपौरुषेय। वैदिक ग्रंथों को नित्य और अपौरुषेय कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि ये माना जाता है ये जो ज्ञान है ये इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब होता है जो कभी खत्म ना हो, शाश्वत बने रहेंगे। ये जब तक संसार है तब तक ये ज्ञान मौजूद रहेगा। हम आप इमॉर्टल नहीं, हमारे आपके जीवन का एक काल है, वो निर्धारित है, और हमारे अंत के बाद भी ये ज्ञान बना रहेगा, यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी आती रहेगी, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये ज्ञान पहुंचता रहेगा। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया? नित्य। जो हमेशा चलता रहे उसको नित्य कहा जाता है। नित्य का मतलब होता है डेली, जो डेली एग्जिस्ट करे उसी को नित्य कहते हैं। तो ये नित्य या यहाँ पर शाश्वत क्यों कहलाता है? क्योंकि ये ज्ञान इमॉर्टल है। दूसरा, अपौरुषेय क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर वेदों में लिखा है कि ये ज्ञान किसी मनुष्य की रचना नहीं है, सांसारिक जीवन की रचना नहीं है। कहते हैं कि इस संसार को ब्रह्मा जी ने बनाया, और जब ब्रह्मा जी ने संसार बनाया तो संसार सही से चले इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, और उन नियमों को जिन इंसानों ने ब्रह्मा जी से प्राप्त किया वही यहाँ पर ब्राह्मण कहलाए, ऐसा इसमें व्याख्या दी गई। वो कहते हैं ब्रह्मा जी से ये ज्ञान लेकर कुछ बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, उन्होंने ये ज्ञान धरती पर लोगों के बीच बांटा। तो इनका कहने का अर्थ क्या है कि वो शायद ध्यान मग्न होकर बैठ गए, तपस्या करने लगे, उनका अंटीना सीधे ब्रह्मा जी से कनेक्ट हो गया और उसके बाद वहां से ज्ञान आता रहा, उनको ज्ञान मिला, आत्मज्ञान प्राप्त करके उन्होंने लोगों के बीच ये ज्ञान बांटा। तो आप ध्यान रखिए ये ज्ञान किसी इंसान की रचना नहीं है, ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने बनाया था, जिसे ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल से, अपने अध्यात्म से इसको प्राप्त कर लिया, और वही ज्ञान फिर आगे इस धरती पर चल रहा। तो इसीलिए चूंकि ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया ज्ञान है, इसे क्या कहा गया? अपौरुषेय। इसे डिवाइन नॉलेज इसीलिए कहा जाता है। यानी इसे ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता। तो इसे अपौरुषेय इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं, किसी मनुष्य ने नहीं की है, ये ईश्वर के द्वारा रचित ज्ञान है, और इस कारण से माना जाता है कि ये नित्य और अपौरुषेय है। तो ये पॉइंट भी क्लियर है। पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ही समझते जाइए, फिर मैं शॉर्ट नोट्स अभी लिखवाऊंगा अभी। अब आगे ध्यान दीजिएगा, जो वैदिक लिटरेचर है या वेद है इनको श्रुति लिटरेचर भी कहा जाता है, इनको श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। अच्छा आप लोग बताइए, आपने श्रुति शब्द पहले कभी सुना? कहाँ सुना? बचपन में। कब सुना बचपन में? श्रुति लेख, बिल्कुल सही इन्होंने कहा। जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर आपको डिक्टेशन लिखवाती थी, इमला बोलते हैं कुछ जगह पर उसको, यानी कि टीचर बोलेगा और आप लिखेंगे, तो जो चीजें सुनकर लिखी जाए उसी को श्रुति कहा जाता है। इसीलिए सुनने का एक दूसरा पर्यायवाची है श्रवण करना। तो श्रवण शब्द का मतलब होता है सुनना, ये श्रुति शब्द से जुड़े हुए। तो ये जो ज्ञान था, जो ब्रह्मा जी से इन ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया था, उस समय लिपियों का विकास नहीं हुआ था, लेखन कला नहीं थी, तो आखिर ये ज्ञान आगे कैसे बढ़ता? तो वो अपने शिष्यों को अपने पास बैठाकर उन्हें ये ज्ञान सिखाया करते थे। यानी उस समय गुरुकुल में जो छात्र पढ़ने जाते थे वो पेपर और पेन लेकर नहीं जाते थे, क्लास इस तरीके से नहीं चलती थी। वो निहत्थे गए, गुरु की शरण में बैठे, गुरु ने उन्हें सब कुछ वहीं पे कंठस्थ करा दिया, यानी सब कुछ वहीं याद हो गया। तो इस कारण से सुन करके ये ज्ञान एक पीढ़ी से आगे पीढ़ी बढ़ता रहा, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? श्रुति लिटरेचर। फिर आगे चलकर आप देखेंगे एक बहुत बड़े ऋषि हुए, उनका नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन।
महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो ज्ञान परंपरा से सुन करके आगे बढ़ रहा था, इसको लिखना शुरू किया, लिपिबद्ध किया, यानी इसको स्क्रिप्ट तैयार कर दी, ड्राफ्टिंग कर दी। और इसीलिए इनको कहा गया कि ये कंपोजर ऑफ वेदास हैं, यानी इन्हें वेदों का संकलन करता कहा गया। तो ये कंपोजर ऑफ वेदास कहलाए। और चूंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया था, इसीलिए इनका एक नाम और पड़ गया, और इनको क्या कहा गया? वेद व्यास। तो वेदों का संकलन किसने किया? वेद व्यास ने किया, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने किया। और कहते हैं इन्होंने सबसे पहले किस वेद का संकलन किया? ऋग्वेद। हम्म। तो इस तरीके से ऋग्वेद का संकलन हुआ, और यहां से आप कह सकते हैं वैदिक परंपराओं की शुरुआत। तो इसीलिए तो इस टॉपिक का नाम ही है धार्मिक ग्रंथ। हम लोग धर्म कर्म पर बात करने लगे। तो अब जरा आ जाते हैं इतिहास पे फिर से, कि इसमें से क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा। एक नोट्स लिखिए इस पर। देखिए, वेदास आर दी प्राइमरी सोर्स, वेदास आर दी प्राइमरी सोर्स of information of the Vedic age history. Information of the Vedic age history. The word Veda, the word Veda is derived from Sanskrit root word with, is derived from Sanskrit root word with, is derived from Sanskrit root word with, Sanskrit root word with, not with nahi, with, V-I-D, with, which literally means, which literally means, which literally means to know or knowledge, to know or knowledge. The Vedas, the Vedas contains divine knowledge attained by Rishi and Munis, attained by, attained by Sagas or Rishi and Munis. Sagas, Sagas, Sagas or Rishi and Munis, or Rishi and Munis. These Vedas belong to, these Vedas belong to, these Vedas belong to Aryan's culture, Aryan's culture, who were nomad tribes, who were nomad tribes, and people of Sanskrit speaking group, and people of Sanskrit speaking group, Sanskrit spoken group या speaking group. The Aryans had no knowledge of script,
The Aryans had no knowledge of script. Aryans had no knowledge of script and therefore transmitted their knowledge and therefore transmitted their knowledge orally. Transmitted their knowledge orally. Their knowledge orally. It is for this reason. It is for this reason. It is for this reason that the Vedic literature is also known as that the Vedic literature are also known as Shruti literature. Also known as Shruti literature. Shruti literature. Shruti literature. Vedas are called Aupurushe. Vedas are called Aupurushe. That means not made by man. That means not made by man. Not made by man. And Nitya, Nitya, existing in all eternity. Existing in all eternity. In all eternity. All eternity. Eternity. There are four Vedas. There are four Vedas. There are four Vedas. वैदिक कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख साधन वैदिक कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख साधन वैदिक कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख साधन वेद हैं। प्रमुख साधन वेद हैं। वेद हैं। वेद संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना है। विद शब्द से बना है। विद शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। इसमें ईश्वरीय ज्ञान दिए गए हैं। इसमें ईश्वरीय ज्ञान दिए गए हैं। अर्थात इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं। इसकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं। किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि किसी मनुष्य ने नहीं बल्कि ईश्वर ने की है। ईश्वर ने की है। इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया है। ये ज्ञान शाश्वत या अमर हैं। शाश्वत या अमर हैं।
शाश्वत या अमर हैं, इसीलिए इन्हें नित्य कहा गया है। इसीलिए इन्हें नित्य कहा गया है। वेदों में आर्यों की संस्कृति के विषय में जानकारी है। वेदों में आर्यों की संस्कृति के विषय में जानकारी है। वेदों में आर्यों की संस्कृति के विषय में जानकारी है। संस्कृति के विषय में जानकारी है। संस्कृत के विषय में जानकारी है। के विषय में जानकारी है। संस्कृति लिखिएगा ऐसे। संस्कृति के विषय में जानकारी है। ये आर्य ये आर्य संस्कृत भाषा बोलने वाले, संस्कृत भाषा, अब यहाँ पे संस्कृत लिखिएगा, दोनों में बहुत फर्क होता है। ये लैंग्वेज है, ये कल्चर है, ठीक है। यहाँ अब ये लिखिए, इसलिए जो मैं प्रोनाउंशिएट करता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। इसको संस्कृत बोला जाता है और इसको संस्कृति बोला जाता है, ठीक। तो आर्य संस्कृत भाषा बोलने वाले, संस्कृत भाषा बोलने वाले कबीलों का समूह हुआ करता था। संस्कृत भाषा बोलने वाले कबीलों का समूह हुआ करता था। कबीलों का समूह हुआ करता था। इन्हें लिपियों का ज्ञान नहीं था। इन्हें लिपियों का ज्ञान नहीं था। लिपियों का ज्ञान नहीं था। इसीलिए वैदिक ज्ञान, इसीलिए वैदिक ज्ञान, इसीलिए वैदिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सुनकर पहुंचाया गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाकर पहुंचाया गया। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनाकर पहुंचाया गया। सुनाकर पहुंचाया गया। यही कारण है कि वैदिक ग्रंथों को, यही कारण है कि वैदिक ग्रंथों को, यही कारण है कि वैदिक ग्रंथों को श्रुति साहित्य भी कहा गया है। श्रुति साहित्य भी कहा गया है। साहित्य भी कहा गया है। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। वेदों की कुल संख्या 4 है। डैश देकर चारों के नाम लिखिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद। अब देखिए चारों वेद के बारे में क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको जाना जाए तो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की।
देखिए बच्चों, आपको लगेगा कि आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन रियल में पूरी एंसेंट हिस्ट्री चल रही है। ये वैसे वैदिक काल में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं पूरा सोर्स एक लेक्चर में चाहता हूं कि पहले कंप्लीट कर दूं, जिससे आगे की चीजें आप पढ़ें तो अपने आप रिलेट कर पाए, वहां पे दोबारा हमें ना डिस्कस करना पड़े। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ। हाँ, तो ये आप यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि आप स्कूल के प्राइमरी के बच्चे नहीं हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं। जब आपके पेपर में पहला सवाल पॉलिटी का और अगला सवाल जियोग्राफी का होगा, तो एसएससी वाले से जाकर नहीं कहोगे पूछो तो ढंग से पूछो यार, पहले हिस्ट्री पूछते हो, फिर ज्योग्राफी पूछते हो, फिर पॉलिटी पूछते हो। तो आप जब परीक्षा में उतरोगे ना, तो स्कूल की आदत छोड़नी पड़ती है। हमारा अप्रोच ब्रॉडर होता चला जाता है। इतिहास पढ़ते समय हमें भूगोल में भी घुसना पड़ेगा। जब आप यूपीएससी की तरफ जाएंगे ना, तो इसको बोलते हैं अंतर विषय ज्ञान। एक सब्जेक्ट का दूसरे से क्या रिलेशन है, ये भी सीखना पढ़ाई का एक विषय है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चों में और स्कूल के बच्चों में यही फर्क होता है। नहीं, ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं कि आपसे मैंने क्यों कहा, मैं पढ़ाता हकीकत में अगर मैं पढ़ाने पर आ जाऊं तो कहो एक टॉपिक में पूरा एक महीना निकाल दूं, इतनी चीजें बताने के लिए मेरे पास हैं। नहीं, राम भरोसे नहीं है। ये जब आप राम भरोसे जिस दिन हो जाएगा, तो उस दिन आपको इंसेप्शन के बजाय दूसरी संस्था में जाकर कहीं ना कहीं पढ़ना चाहिए। वहां पे पढ़ाने का जो अप्रोच है ना, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको एसएससी पढ़ाने वाले ज्यादातर टीचर कैसे मिलेंगे कि उनका अब तक ये पहला अध्याय नहीं, अब तक एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने वाली होती। क्योंकि आपसे वो यहाँ पर वेदों पर इतनी चर्चा इसलिए नहीं कर सकते। मैं दावे से कहता हूँ बहुत सारे पढ़ाने वालों को खुद इस विषय का ज्ञान ही नहीं। वो वेद पर आपको क्या पढ़ाएं, चार वेद हैं, पहला ऋग्वेद है, देवताओं की प्रार्थना है उसमें, और उसके बाद दो चार बातें बताई, फैक्ट जो लूसेंट में लिखा, हो गया काम खत्म। लेकिन इसको तैयारी नहीं कहते हैं। तैयारी का मतलब यही होता है कि आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत इनहेंस हो जाए, आपके पढ़ने का बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। और इसीलिए आपको एक अप्रोच मैं सिर्फ देने का प्रयास करता हूं, ठीक। तो मैंने क्यों कहा मैं तीन तरफा काम करता हूं, आपके लिए नोट्स खुद लिखता हूं, वही लिखा हुआ नोट्स नीचे टाइप होता है जो आपको मिलता। तीसरा स्लाइड मैं खुद बनाता हूं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ब्रॉडर कंसेप्ट पर उतरना पड़ता है। और अब एसएससी की परीक्षा भी ऐसे ही हो चुकी है। खासकर आप देखिएगा एक सवाल में आप पाएंगे कि उसमें इतिहास में प्राचीन काल का भी जोड़ दिया मैटर, मध्यकाल का भी जोड़ दिया और आधुनिक का भी जोड़ दिया। ऐसा प्रश्न बना दे रहे हैं कि आपको सब कुछ आना चाहिए, उसको रिलेट करना आना चाहिए। लेकिन एक स्मार्टनेस अभी भी जरूरत है, आप सीखिए ज्यादा, उसको अप्लाई करिए प्रश्नों में उत्तर निकालने में, ठीक। तो ये मत सोचिए कि सर कहाँ का कहाँ पढ़ा रहे हैं, सब बहुत सीक्वेंस में है। प्राचीन भारत के इतिहास पर जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो स्रोतों पर है। हम्म। हाँ बिल्कुल, तो मैं बस ये था कि वो मेडिवल पार्ट में मैं इसलिए नहीं ले गया कि अभी मध्यकालीन इतिहास हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। तो ऋग्वेद की बात कर लेते हैं अब। देखिए ऋग्वेद, एक चीज तो आपको कम से कम ये पता ही है या सवाल इस पर आया भी है कि ये सबसे प्राचीन वेद है। लेकिन इस पर देखिए पेपर में सवाल कैसे आया, पूछा गया, मतलब ओल्डेस्ट वेद तो है ही है, लेकिन सवाल पूछा गया कि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा। इसको बदल कर दूसरे भाषा में पूछ लिया, ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ आर्यंस। ऐसा सवाल एक ये पूछा। दूसरा, मानव जाति का पहला रचित ग्रंथ कौन सा। तो मानव जाति का पहला ग्रंथ भी कहते हैं दुनिया के प्राचीनतम रचनाओं में से एक है।
तो यहां पर इसे दुनिया के प्राचीनतम रचनाओं में से एक कह सकते हैं, मनुष्य के लिए मान सकते हैं सबसे प्राचीन रचना है, भारत के संदर्भ में सबसे प्राचीन रचना है। तो ये ना केवल वेदों में सबसे प्राचीन है, बल्कि जो किताबें दुनिया भर में लिखी गई उन धर्म ग्रंथों में भी सबसे प्राचीन यही है। अच्छा, बाइबल को इससे पुराना क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि बाइबल 2000 साल पुरानी है। कुरान को इससे पुराना क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो तो और बाद की रचना है। मोहम्मद साहब आए तब वो कुरानिक नॉलेज लेकर के आए। तो ये मैंने अभी क्या बताया, इसे सबसे पुराना क्यों मान ले रहे हैं? क्योंकि अभी क्या लिखा, ये इंसान की रचना नहीं, ब्रह्मा जी की रचना। इसीलिए हिंदू धर्म का कोई ओरिजिन धरती पर है ही नहीं। अगर कोई पूछे हिंदू धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे, देखिए इस्लाम के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। लेकिन हिंदू धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जवाब ही नहीं है। तो इसका कारण यही है क्योंकि ये नित्य और अपौरुषेय है। जैन धर्म के महावीर स्वामी और ऋषभदेव, हाँ, तो ऋषभदेव को संस्थापक कहते हैं, बिल्कुल। प्रथम तीर्थंकर वो हुए, वास्तविक संस्थापक महावीर जैन हुए, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हुए, लेकिन हिंदू धर्म के संस्थापक कभी सवाल नहीं देखोगे। तो समझ में आया कारण? हाँ, तो सबसे प्राचीन वेद मानव जाति की पहली रचना कह सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि इसमें आप पाएंगे कि देवताओं की प्रार्थना के मंत्र दिए गए। यानी वेदों में किस चीज का संकलन मिलता है, कलेक्शन मिलता है? मंत्राज का। ये मंत्र किसके ऊपर लिखे गए? देवताओं की प्रार्थना के लिए, गॉड की प्रेयर के लिए। और इनकी कुल संख्या कितनी है? तो इसमें 10,580 मंत्र है। लेकिन इन मंत्रों को राइम के रूप में लिखा गया है, और एक पर्टिकुलर राइम को क्या कहा जाता है? सूक्त। इसको सूक्त कहते हैं, और सूक्त का मतलब होता है हाइमन्स। ठीक है, तो ऋग्वेद में आप पाएंगे टोटल 1028 हाइमन्स। इसको मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा ओम, तो ओम अपने आप में एक मंत्र है। कभी कभी आपको देखिए कोई आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं ओम मंत्र का जाप करो। ओम भगवान शिव को समर्पित एक मंत्र है। लेकिन जब आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् पूरा मंत्र बोलते हैं, तो ये अपने आप में एक राइम हो गया। और ये तब गाया जाता है जब भगवान सूर्य की उपासना आप कर रहे हो। इसी को गायत्री मंत्र कहते हैं। तो सवाल पूछा जाता है गायत्री मंत्र किसकी उपासना में गाया जाता है? लोग गायत्री माता लगा देते हैं। गायत्री माता आंसर नहीं है, भगवान सूर्य की उपासना पर गाया जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने इसे रचा था, और ये ऋग्वेद में ही दिया गया राइम है। तो ऋग्वेद में मंत्रों के ऐसे संग्रह को क्या कहते हैं? सूक्त कहते हैं। कुल 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं, और ये देवताओं की प्रार्थना पर रचा गया वेद है। तो हम लोग अगली क्लास में इसी पर पूरा नोटिंग करेंगे। ओके।